अब बताइए सर टॉपिक कहां पर फंसा है? हाँ, सब क्लियर है? ठीक बाबू, कल वाला टॉपिक क्लियर हो गया है। सदिश का घटक निकालने के लिए काम जो कर रहे थे वो भी समझ में आ गया है। आज हम लोग सदिश का गुणन सीख सकते हैं। ठीक, सदिशों का गुणन, ये संक्रिया दो प्रकार से होती है बाबू। हाँ बाबू, कौन बोल रहे हो? कौन बोले बाबू? हाँ बाबू, अच्छा। सदिशों का गुणन दो प्रकार से किया जाता है। एक होता है सदिशों का अदिश गुणन और एक है अदिश गुणन को हम लोग डॉट प्रोडक्ट कहते हैं। दो सदिश के बीच में ऐसे डॉट लगा हुआ होगा और सदिश गुणन को हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट बोलेंगे। यानी दो सदिशों के बीच में अगर सदिश गुणन है तो क्रॉस ये नोटेशन लगा हुआ होगा, और दो सदिशों के बीच में अगर अदिश गुणन है तो ये डॉट लगा हुआ होगा उनके बीच में, और उसको हम लोग क्या किस नाम से पुकारेंगे? डॉट प्रोडक्ट के नाम से पुकारेंगे। क्लियर है बात? अब सबसे पहला तो काम है हम रखें अदिश गुणन को, इसलिए हम लोग पहले अदिश गुणन को ही पढ़ेंगे। तो हम लोग अपने पॉइंट पर, टॉपिक पर चले आते हैं जिसका नाम है अदिश गुणन। अदिश गुणन को पहले समझ लीजिए भाई। दो सदिश होने चाहिए, तो एक सदिश ये हो गया बाबू, इस सदिश का नाम हो गया वेक्टर ए। एक दूसरा सदिश भी दे देते हैं और इस सदिश का नाम हो गया वेक्टर बी। दो सदिश हो और एक दूसरे से थीटा कोण पर झुके हुए हो, ये है। एक सदिश का नाम क्या है बाबू? ए। दूसरे का नाम क्या है बाबू? बी। दो सदिश ए और बी हैं जो एक दूसरे से किस कोण पे झुके हुए हैं? थीटा कोण पे। थीटा कोण है, ठीक है। तो इनके बीच में जो गुणन होगा, इनका जो अदिश गुणन होगा वो होगा, देखो यहां पे बाबू, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। ध्यान से, ये होगा दोनों सदिशों का। ये क्या दर्शा रहा है? डॉट लगा दिया ना, इसको हम लोग किस नाम से पुकार रहे हैं? डॉट प्रोडक्ट, अदिश गुणन। तो ये है दो सदिशों का अदिश गुणन। इसका वैल्यू क्या होता है? मैग्नीट्यूड वेक्टर ए इंटू मैग्नीट्यूड वेक्टर बी, और साथ ही इन दोनों के बीच जो एंगल है ना, इस एंगल का कोज्या। कोज्या का मतलब, साइन को जया बोलते हैं ना, कॉस को क्या बोलते हैं? कोज्या बोलते हैं। टैन को क्या बोलते हैं? स्पर्श जया बोलते हैं। टेंजेंट उसी से बना है ना वो, उसको स्पर्श जया बोलते हैं। हम लोगों को 11th में मैथ पढ़ने का है। टेंजेंट खींचेंगे, टेंजेंट खींचेंगे, तो वो क्या है? वो स्पर्श जया है वो, ठीक है। तो अभी हम लोग किस पे बात करें? कोज्या। अब इसको परिभाषा आप खुद से बना सकते हो, हम लिख देंगे, लेकिन तुम खुद से बना सकते हो। किसे कहते हैं अदिश गुणन? तुम बोलोगे सर, दो सदिशों का जो अदिश गुणनफल होता है वो दोनों सदिशों के मापांकों, मापांक हुआ ना बाबू ये, और उन दोनों सदिशों के बीच के जो कोण होते हैं ना, उसके कोज्या। देख लो, दो सदिशों के बीच का जो अदिश गुणनफल होता है वो उन सदिशों के मापांकों और सदिश के बीच के कोज्या के बराबर है। सही है क्या? अब इसका वैल्यू क्या बनेगा? तो इसको बाबू हम लोग ऐसे भी तो यूज कर लेते हैं ना, कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू, मान लेते हैं ए का मापांक, ए का जो मैग्नीट्यूड है वो ए निकल गया। अभी वेक्टर हट जाता है, पता है ना आपको। मापांक कल हम लोग जो निकाल रहे थे बाबू, निकाल रहे थे अंडर रूट, तो वो उससे उसमें दिशा निकल रही थी क्या? नहीं, उसमें दिशा नहीं निकलती है। तो ये हो गया ए। बी का क्या हो जाएगा? और ये हो गया कॉस थीटा। क्या निकला? वेक्टर ए डॉट बी बराबर ए बी कॉस थीटा। ये है अदिश गुणन के लिए। अब इसका मतलब ये हुआ, कोई भी वेक्टर ए हो, जैसे एग्जांपल हम आपको एक बता देते हैं।
एक सदिश है ये वेक्टर ए है, इसका नाम, इस सदिश का नाम हम दे रहे हैं 2i प्लस 3j माइनस 2k। इस प्रकार से कोई नाम हो गया, कोई भी नाम ऐसा हो गया। और एक दूसरा सदिश हम यहां पे बनाया बाबू, इसका नाम दे रहे हैं i माइनस 2j प्लस k। और दोनों सदिश एक दूसरे से किस एंगल पर हैं? थीटा। अब हमसे बोलेगा कि इन सदिशों का नाम दे दे, तो ये सदिश है मेरा वेक्टर a और ये सदिश है मेरा वेक्टर b। हमसे कह रहा है कि इन सदिशों का क्या निकालो? अदिश गुणनफल निकालो, डॉट प्रोडक्ट निकालो। तो तुम बोलोगे कि ठीक है, हमको निकालना है क्या? वेक्टर a डॉट वेक्टर b, ये निकालना है। और फॉर्मूला हमको पता है, a डॉट b बराबर मैग्नीट्यूड वेक्टर a मैग्नीट्यूड वेक्टर b साथ में cos थीटा, या फिर हम आपको डायरेक्ट भी लिख सकते थे a b cos थीटा। लेकिन ये नहीं भूलना है कि a जो है वो सदिश a का मापांक होगा, b जो है वो सदिश b का मापांक होगा, और ये तो खैर cos थीटा है। सही है बाबू। और यहां पर थीटा को भी हम एक वैल्यू दे दें, लाइक थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री, तब ना डॉट प्रोडक्ट निकालोगे। नहीं तो उसका भी हम तरीका बताएंगे, थीटा कैसे निकाला जाता है वो तुम खुद समझ रहे हो। मैथ के हिसाब से थीटा निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, हम आपको वो भी इसके बाद बता देंगे। अभी हम थीटा भी देख लिया कि ये दोनों सदिश एक दूसरे से कितने पे झुके हुए हैं? 45 डिग्री पर झुके हुए हैं। ठीक है, तो दोनों के बीच का एंगल cos थीटा, तो cos 45 हो जाएगा। अभी देखो कैसे, तो मैग्नीट्यूड वेक्टर ए, इसका मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा। यहां पे बता रहे हैं बाबू, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा बाबू? अंडर रूट 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर, यही होगा ना बाबू? ये हो गया 4 9 4, कितना हो गया? रूट 17 यूनिट। सही है, ठीक है। वेक्टर बी का निकाल लो उसी प्रकार से, 1 का स्क्वायर होगा प्लस माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, क्या हो गया ये? 1 4 1। सही है क्या? अब इन वैल्यूज को हम यहां रखेंगे, तो a का, इस a का मैग्नीट्यूड क्या निकल कर आया बाबू? सही है। उसके बाद दूसरा वाला वैल्यू, क्रॉस नहीं देंगे, हम क्रॉस प्रोडक्ट नहीं कर रहे, हम किसको बना रहे हैं? डॉट प्रोडक्ट बना रहे हैं। तो क्रॉस तो हम भूल से भी नहीं देंगे, क्योंकि क्रॉस किसको बताने लगेगा? सदिश गुणन को, तो फिर मामला गड़बड़ा जाएगा। उसके बाद b का मैग्नीट्यूड कितना है बाबू? रूट 6। और cos थीटा का मतलब है cos 45 डिग्री। बहुत भारी लगा? कितना इजी है, ये सब चीज आप सीख चुके हैं कल, आज उसका यूटिलाइजेशन हो रहा है, उसका यूज कर रहे हैं हम लोग बस। 17 6 कितना हो जाएगा? 102 बाबू, 102। और cos 45 का वैल्यू क्या हो जाएगा? 1/√2। तो ये हो गया, रूट में हम ऐसा लिख सकते हैं 102/2 लिख सकते हैं बाबू। दोनों वैल्यू तो रूट में ही है, रूट 102 है, नीचे में रूट 2 है, तो दोनों को हम एक में लिख सकते हैं ना। 2 से इसको काट दो, कितनी बार में कट गया बाबू? 51। तो रूट 51 ही इसका क्या निकलेगा? डॉट प्रोडक्ट का रिजल्ट है, अंडर रूट 51। अब ऐसे चीजें मैथमेटिकली हो गई, इसको तुम फिजिक्स में भी पढ़ सकते हो, हम तुमको तुरंत बताएंगे फिजिक्स में इसको कैसे करते हैं। पहले ये बताओ, अभी हम लोग किसकी बात कर रहे हैं बाबू? अदिश गुणन की। सदिशों के गुणन की दो प्रक्रिया होती है, एक होता है अदिश और एक होता है सदिश। अदिश गुणन को किस नाम से पुकारते हैं हम लोग? डॉट प्रोडक्ट के नाम से पुकारते हैं। यहां पर हम सबसे पहले चर्चा किसका शुरू किए? अदिश गुणन का। अदिश गुणन का a डॉट बी बराबर क्या होता है? ab cos थीटा, जहां पर a और b किसको बता रहे हैं? वेक्टर a का मापांक, और b बता रहे हैं वेक्टर b के मापांक को। सही है बात? यहां तक कहीं पे मामला नहीं फंसा? cos थीटा, cos का 0 30 45 60 90 वाला वैल्यू आपको हमेशा याद रहना चाहिए, 0 30 45 60 90। अब बाकी cos का व्यवहार कितनों बदले, जैसे ही मैथ पढ़ेंगे ना हम लोग, छोटे से छोटे कोण, अभी तो त्रिकोणमिति पूरा किए भी नहीं, जब पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री में तो वहां हम लोग जानेंगे कि कोण का जितना भी व्यवहार चेंज हो जाए, हम लोग सारे वैल्यूज को न्यून कोण पे ला सकते हैं। सारे वैल्यूज को उठा के कहां ला सकते हैं? न्यून कोण पर, 0 30 45 60 पर ले आएंगे, और फिर आराम से उसके वैल्यू को रख रख करके रिजल्ट निकाल सकते हैं। सही है? जैसे थोड़े दिन पहले कल परसों बनाए थे ना बाबू होमवर्क, वो असाइनमेंट 1410 डिग्री एंड समथिंग, सबको न्यून कोण पे ले आते हो ना उठा करके, बस वही काम कर लेंगे। और उसके बाद दोनों के बीच का एंगल। तो अब हम क्या किए, मान लेते एक एग्जांपल लिया कि एक वेक्टर ये है और एक वेक्टर ये है, और ये दोनों सदिश एक दूसरे से
कितने के कोण पे झुक गए हैं? 45 पर। तो आसानी से हम इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकाल सकते हैं जो कि ए बी कॉस थीटा से काम करेगा। ये ए हो गए, मैग्नीट्यूड यहां लिख दिया गया है, बी का मैग्नीट्यूड यहां दे दिया गया है, और साथ में cos 45। cos 45 का वैल्यू पता होना चाहिए, 1/√2 होता है। दोनों √2 वाला है, एक ही रूट में डाल के वैल्यू को काट दिया 51 दफा में, तो ये रिजल्ट आया 51। समझने में अगर अटपटा लग रहा है तो हम लोग इसको फिजिक्स के हिसाब से भी थोड़ा समझ सकते हैं। फिजिक्स के हिसाब से मतलब एक लकड़ी का ब्लॉक है, सही है। अब हम इस पर बल आरोपित करेंगे, बिल्कुल वैसे जैसे कल हम खींच रहे थे, ध्यान है कल गाड़ी को कैसे खींचा जा रहा था। तो अगर हम उस गाड़ी को खींचेंगे बाबू तो इस दिशा में ही ना खींचेंगे, तो बल हम कहां लगा रहे हैं? यहां। लेकिन ये किस दिशा में विस्थापित होगी? अब बोलो कुछ गलत कर दिए क्या? ऐसे करके कल खींच रहे थे ना बाबू, आगे की ओर हो रही थी विस्थापित। विस्थापन का ये हो गया बाबू। तो विस्थापन कैसी राशि है? सदिश या अदिश? सदिश, क्लास 9 में हम लोग बात किया और अपने 11 में भी बात किया। बल कैसी राशि होती है? सदिश। दोनों सदिश राशियां हैं। दोनों के बीच में एंगल जो बन रहा है वो एंगल कितना हो गया? थीटा। ध्यान से क्या बात बोला गया? एक लकड़ी का ब्लॉक है, हम इसे खींच रहे हैं, ये भी सदिश है, इसको खींचा जा रहा है। विस्थापन की दिशा कौन सी है? ये। क्लियर हो गया बात? अब ध्यान से इन दोनों का हम डॉट प्रोडक्ट लगाने वाले हैं, ध्यान दोगे। ये जो सदिश है बाबू, इसका घटक गिराओ, ये देखो यहां, यही घटक गिरेगा ना नीचे की ओर। थीटा की ओर जब सदिश गिरे तो वो क्या बन जाएगा बाबू? जो वेक्टर है वो नाम लगाते हैं, और थीटा की ओर जब गिरता है तो कॉस थीटा होता है। ध्यान है? यस सर, ध्यान है। और ये जो है यही है ना, परपेंडिकुलर गिराते हैं, यही ना बनता है यहां से लेकर के यहां तक। कौन सा हो गया बाबू? एफ कॉस थीटा। क्लियर है बात? और इस दिशा में जो विस्थापन होगा वो क्या है बाबू? देखो ध्यान से, एफ कॉस थीटा भी है, दिख रहा है बाबू, और साथ में एस भी है, अगर आपको दिख रहा हो तो। अब ये जो विस्थापन हुआ वो है एफ कॉस थीटा, साथ में एस भी, जो उसका स्थिति चेंज कर रहा है, एफ कॉस थीटा एंड एस। और ये जो एफ कॉस थीटा और गुने एस है, ये कॉस थीटा के साथ है बाबू। इसको क्या तुम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हो, एफ एस कॉस थीटा। देखो ना ध्यान से, एफ कॉस थीटा गुने एस, यानी एस की दिशा में एफ कॉस थीटा है, इसका गुणनफल को तुम अगर सरिया के लिखो तो क्या तुम इसको एफ एस कॉस थीटा लिख सकते हो। और अभी अभी तुम जाने हो कि जब जब ए बी कॉस थीटा होता है तो ये अदिश गुणन होता है, यानी दो सदिशों का डॉट प्रोडक्ट होता है। ये इसका मतलब ये कि ये दो सदिश कौन कौन सा? बल और विस्थापन का डॉट प्रोडक्ट है। सही बात है। तो डॉट प्रोडक्ट में क्या कोई दिशा निकलती है? देखो तो, क्या कोई दिशा निकली थी डॉट प्रोडक्ट में? नहीं ना। तो यानी इसका मतलब यह हुआ बाबू कि यहां पर भी कोई दिशा नहीं निकलने वाली। और इसको पढ़ो ध्यान से, तो एफ एस कॉस थीटा बल गुने विस्थापन है। बल गुने विस्थापन बराबर क्या होता है? मालूम है किसी को? क्या बाबू? कार्य। तो बल गुने विस्थापन क्या देता है? कार्य देता है। यस। कार्य कैसी राशि होती है? अदिश राशि होती है। हम लोग पढ़े हैं ना कि बल जो है वो कैसी राशि है? सदिश। विस्थापन है कैसी राशि है? सदिश। लेकिन इन दोनों का गुणनफल बल गुने विस्थापन कैसी राशि हो जाता है? कार्य अदिश। क्यों होता है? अभी हमको पता चल गया। क्या पता चला है? कि जब बल का घटक गिराते हैं, कहां पर? एफ कॉस थीटा बनता है, और उसी दिशा में विस्थापन एस होता है, तो इन दोनों का जो गुणनफल है वो निकलता है एफ एस कॉस थीटा। और एफ एस कॉस थीटा को हम लोग अदिश गुणन बोलते हैं, डॉट प्रोडक्ट बोलते हैं, कहते हैं ना। तो ये एफ डॉट एस बनाता है, और डॉट प्रोडक्ट क्योंकि ये अदिश गुणन होता है तो रिजल्ट इसका अदिश मिलेगा, सदिश नहीं मिलेगा। तो अदिश मिलने का मतलब इसमें दिशा का लोप होगा, दिशा नहीं होगी। और एफ एस यानी बल गुने विस्थापन कार्य जो है वो किसको क्या बना देगा? अदिश राशि बना देगा। आ रहा है बात समझ में? और इसलिए बाबू तुमको 3 कंडीशन मिलता है। देखो ध्यान से, ये किसका निकला फॉर्मूला? कार्य बराबर क्या होता है? तो एफ एस कॉस थीटा मिल रहा है आप लोगों को, समझ में आ रहा है बात? और ये जो एफ एस कॉस थीटा है ये क्या बताता है? एफ और थीटा क्या है? एफ और एस के बीच का कोण। अब देखो बाबू, बल जो है अभी उधर लग रहा था, है ना, अभी बल को घसीट के नीचे ले आओ, और बल भी उसी दिशा में लगाओ जिस दिशा में विस्थापन है। तो बल और विस्थापन के बीच का कोण क्या हो जाएगा बाबू? तुम बताओ। 180 डिग्री या 0 डिग्री? 0 डिग्री, क्योंकि अभी एंगल ऐसे है बाबू, देखो ऐसे एंगल है ना। अब दोनों को एक ही दिशा में लगाना है तो एंगल बंद होगा तब ना एक दिशा में लगेगा। एक ही दिशा में दोनों को जाना है, तो थीटा क्या हो जाएगा इसका? 0 डिग्री। तो अब कार्य क्या होगा? देखो ध्यान से, एफ डॉट एस कॉस
कितना डिग्री हो जाएगा बाबू? 0 डिग्री। तो W बराबर cos 0 का वैल्यू क्या होता है? 1। तो W बराबर Fs। ये जो कार्य है ना, ये सबसे महत्तम कार्य होगा, क्योंकि cos सबसे महत्तम कब होता है? 0 डिग्री पर होता है क्या? ये जो किस दिशा में किया गया है? केवल विस्थापन की दिशा में खींचा गया। और भी तो हो सकते हैं ना। दूसरा कौन सा? अगर थीटा रख दिया जाए कितना डिग्री? 90। मतलब ये कि विस्थापन इस दिशा में है और बल किस दिशा में लग रहा है? इस दिशा में, ऐसे। ये मतलब हुआ। अब जरा चेक करते हैं कि कुछ कार्य होगा कि नहीं होगा। कार्य बराबर होता है Fs cos थीटा। तो कार्य बराबर हो जाएगा Fs cos 90 डिग्री, और cos 90 का वैल्यू 0 होता है, इसलिए कार्य भी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अब सोचने वाली बात है ना बाबू, कार्य कब होता है? बल लगाना होगा और बल की ही दिशा में विस्थापन होना चाहिए। कार्य बराबर बल और बल की दिशा में विस्थापन हो, तो क्या उस हिसाब से विस्थापन दिख रहा है? बल आप वहां लगा दिए, सही है, और कम से कम ऐसे लगाए तो उसके आसपास विस्थापन दिखना चाहिए था, सही है ना बाबू? लेकिन विस्थापन की दिशा क्या दर्शा रहे हैं आप? ऐसा। तो इनके बीच का एंगल क्या दिख रहा है? 90। और इस वजह से कोई कार्य संपन्न नहीं होगा, कोई कार्य देखने के लिए नहीं मिला। W बराबर 0, ये दूसरा कंडीशन है। हम लोग केवल 9th में क्या पढ़ कर आए हैं? W बराबर Fs। वो तो हुआ वो विस्थापन, वो कार्य जो उस दिशा, एक ही दिशा में काम कर रहा, वो भी समांतर बोल सकते हैं बाबू। अगर हम बल इधर लगा रहे हैं, अब विस्थापन भी इधर हो रहा है, तो यहां पर एंगल कितना होगा? 0 डिग्री होगा पक्का। इस पर हम लोग बात किए थे कि अगर इसको उठाकर आगे लगा लो तो एक ही लाइन पर आ सकते हैं, उल्टा नहीं हो सकता, बताए थे ना। पूरे बोर्ड पर हम तीर के निशान को घुमाकर बताए थे कि इसका निशान, ये जो एक तरफ ये फेस कर लेगा, तो वो फेस पूरे बोर्ड में एक ही दिशा में रहता है, इसका फेस। बात हुई थी ये, खैर। और तीसरा जो कंडीशन है वो है थीटा इज इक्वल टू कितना पे बाबू? 180 डिग्री पर। तो अब इसके लिए फिर से निकालो कार्य, तो वो है बाबू Fs cos थीटा। कार्य बराबर हो जाएगा Fs cos कितना डिग्री बाबू? 180। cos 180 का वैल्यू क्या होता है? -1। यस। तो W बराबर हो जाएगा बाबू Fs -1, यानी कार्य होगा माइनस का Fs। इसी को बोलते हैं बाबू कौन सा कार्य? ऋणात्मक कार्य। कि बल कहीं और लगाइए, विस्थापन कहीं और हो जाए। रबड़ वाला बॉल ले लिया, सही है, बल लगाया इस दिशा में और गेंद ड्रिफ्ट करके, तो बल कहीं और लगाया आप, विस्थापन आपको कहीं और देखने के लिए मिला। तो उस तरह के कार्य को किस नाम से पुकारा जाता है? ऋणात्मक कार्य। पढ़ेंगे हम लोग जब कार्य ऊर्जा शक्ति जो चैप्टर है उसमें जाएंगे, पढ़ेंगे। हम बस आपको उसी डॉट प्रोडक्ट का एक अच्छा सा व्यवहार बताने का कोशिश किए कि आपको अगर यहां पर सिर्फ देखोगे ना तो √51 आएगा तो तुमको बड़ा लगेगा, बड़ा नीरस है यार, क्या है ये तो मैथ हो गया। सिर्फ मैथ नहीं है बाबू, पूरा का पूरा फिजिक्स है ये। देखो डॉट प्रोडक्ट, अगर ये डॉट प्रोडक्ट नहीं होता मेरे पास तो हम ये समझाने में सक्षम नहीं हैं कि आप कैसे कह सकते हैं कि कार्य एक अदिश राशि है। ये समझा पाना कि कार्य एक अदिश राशि है जबकि इसके दोनों घटक कैसे होते हैं? सदिश होते हैं। बड़ा ही टिपिकल बात है कि नहीं है? लेकिन हम जानते हैं कि जब थीटा की ओर घटक गिराएंगे तो वो कैसा होता है? कॉस में होता है। इसलिए क्लियर है बात? इसको नोट कर सकते हो तो कर लो पहले। चलो इसको बना लो जल्दी से। इसका अदिश गुणन ज्ञात करें। अदिश गुणन ज्ञात करें। पूरा आंसर मिला रहा है। हो गया। चलो अदिश गुणन निकालना है, यानी हमको निकालना है वेक्टर ओ ए डॉट वेक्टर ओ बी। यही निकालना है ना बाबू? आप इसको ए और बी नाम दे दिए होंगे, पी क्यू नाम दे दिए होंगे, कुछ भी अपने हिसाब से। हाँ बाबू, ये भी तो रख सकते हैं ना,
तो एक वेक्टर हो गया ओ ए का मैग्नीट्यूड, यही होगा ना। इसके बाद वेक्टर ओ बी का मैग्नीट्यूड और साथ में कॉस कितना डिग्री चलेगा थीटा पे, 30 डिग्री। ठीक, इस पर हम लोग आएंगे। सबसे पहले तो सबका मैग्नीट्यूड निकालना होगा, तो हम लोग निकालेंगे वेक्टर ओ ए का मैग्नीट्यूड अंडर रूट, यही है ना ओ ए। तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर एंड 1 का स्क्वायर एंड 1 का स्क्वायर √3। उसी तरीके से बाबू ओ बी भी तो हम वही रखे थे, देख लो 1 1 एंड 1, बस अंतर ये है कि वो माइनस में है, रिजल्ट तो वही आने वाला है, +1 है। ओके ओके ओके, +1 का स्क्वायर और एक है -1, फिर से -1 का स्क्वायर, वही आएगा √3। माइनस का स्क्वायर भी प्लस हो जाता ना बाबू। अब रिजल्ट को ले जाकर यहां रख दीजिए, तो ये हो गया √3, दूसरा वैल्यू भी √3। यहां पर क्रॉस मत देना भूल से भी, cos 30 का वैल्यू क्या होगा, √3/2, √3/2, ये हो गया 3 √3/2। देख लो यही आया, ठीक है। बढ़े आगे। अब देखो जो चीज अभी डॉट प्रोडक्ट में पढ़े हैं ना, वो सब चीज अब लिखना है। प्रॉपर्टीज, हेडिंग लगाइएगा, प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर प्रोडक्ट, इसी को बोलते हैं हम लोग क्या, डॉट प्रोडक्ट। क्योंकि स्केलर का मतलब क्या होता है, अदिश। प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, गुणन। तो अदिश गुणन, जिसको हम लोग डॉट प्रोडक्ट के नाम से भी जानते हैं, तो हम डॉट भी लिख दिया, दोनों बात हो गई। ठीक है, क्या क्या गुण पता चलता है हम लोगों को, क्या क्या चीज हम लोग पढ़े अभी। सबसे पहला चीज क्या पढ़ा है, हेडिंग लगा लो, प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर प्रोडक्ट। उसको रुको, अब सुनो ध्यान से बात को। हाँ बाबू, देखो एक गुण क्या पता चला यहां पर अभी, यहां से कंडीशन नंबर 1 में हमको क्या पता चला कि अगर एस इस दिशा में है और एफ भी इसी दिशा में, सॉरी, एस अगर इस दिशा में है और एफ भी उसी दिशा में आ जाए, तो उनके बीच का थीटा क्या हो जाएगा, 0। इसी चीज को हम ऐसे लिख सकते हैं बाबू, एस इस दिशा में है और एफ को बाहर निकाल देंगे, एफ इस दिशा में है। क्या इस दोनों बात अलग अलग हो गया, एक ही चीज है। यानी दो सदिश एक ही दिशा में हो, यानी दो सदिश क्या होने चाहिए, समांतर हो। अगर दो सदिश समांतर होंगे तो उनके बीच का थीटा क्या हो जाएगा, 0। और इस स्थिति में दो समांतर सदिश का अदिश गुणन दोनों सदिशों के परिमाणों के गुणनफल के बराबर होता है। ये वाला बात पढ़ो तो बाबू, दो समांतर सदिश का अदिश गुणन दोनों सदिशों, कौन, ए और बी, दोनों के परिमाणों के बराबर होता है। मतलब क्या है, दो सदिश है, इनका अदिश गुणन, देखो बाबू ध्यान से, ए डॉट बी किसके बराबर हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड मैग्नीट्यूड ऑफ बी, दोनों के गुणनफल के बराबर होगा। लेकिन कब, जब थीटा क्या हो, 0 डिग्री। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब यह हुआ सर कि सदिश वेक्टर ए और सदिश वेक्टर वी जो है वो दोनों क्या होंगे, तभी ना थीटा 0 डिग्री होगा। यानी जब दो सदिश, अब इसको साबित कर दें, साबित यहां देखो पीछे है, जब दो सदिश एक ही दिशा में जा रहे हो तो थीटा 0 होगा। और इस स्थिति में जो अदिश गुणन निकला है वो दोनों सदिशों के परिमाणों के गुणनफल के बराबर निकला है। ये डॉट प्रोडक्ट है ना, डब्ल्यू क्या है,
डॉट प्रोडक्ट है ना, कार्य जो डॉट मैंने एफ और एस के बीच का डॉट प्रोडक्ट दे रहा था, एफ डॉट एस दे रहा था, जो कि एफ एस कॉस थीटा। ये डब्लू क्या है सर? डब्लू है एफ डॉट एस, ताकि वो बने एफ एस कॉस थीटा। थीटा क्या हो गया है? 0 डिग्री। थीटा 0 कब होगा? जब दो सदिश एक दूसरे के समांतर होंगे। थीटा 0 कब होगा? जब दो सदिश एक दूसरे के समांतर होंगे। और इस स्थिति में डॉट प्रोडक्ट किसके बराबर हो जाएगा? दोनों सदिशों के परिमाणों के। यहां पर ये पहला वाला बात वही लिखे, समांतर परिमाणों के गुणनफल के बराबर होगा। ठीक है बात। और इसके बाद दूसरा बिंदु देखो बाबू, दूसरा बात प्रॉपर्टी गुणधर्म क्या पता चला? परपेंडिकुलर वाला। देखिए, जब दो सदिश एक दूसरे के लंबवत हो, यानी एक एस मेरा इस दिशा में था और एफ किस दिशा में है? ऐसा। यही था ना बाबू एफ, और ये क्या है? एस। तो जब दो सदिश एक दूसरे के लंबवत हो तब क्या निकलता है? डॉट प्रोडक्ट 0। तो ये भी एक जानकारी मिल गया। तो वो भी बात हम यहां पे लिखेंगे। क्या है कि दो सदिश का अदिश गुणन 0 होगा जब वे एक दूसरे के क्या हो जाएं? लंबवत हो। अर्थात अब इसको एक फॉर्म के रूप में देना पड़ता है। अर्थात वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी किसके बराबर हो जाएगा? 0 के बराबर। लेकिन कब? जब थीटा कितना डिग्री हो जाए? 90 डिग्री हो जाए। यानी वेक्टर ए और वेक्टर बी कुछ इस प्रकार से हो कि उनके बीच का कोण कितना बन रहा हो? 90 डिग्री। सही है बात? दो जानकारी मिला। और भी जानकारी है, पहले इसको दो को नोट करेंगे आप। समझ में आया ना बाबू? ये दोनों बात, दोनों अभी हम पढ़ाए हैं, वहीं से आया ये। चलो दोनों को नोट करो। तीसरा वाला पॉइंट क्या लगा दिए? सदिशों का अदिश गुणन जो होता है वो क्रम विनिमय नियम का अनुपालन करता है। यानी ये जरूरी नहीं है कि ए डॉट बी ए बी कॉस थीटा हो। कभी गलती से बी ए कॉस थीटा पे लिखा जाए तो उससे भी कोई गड़बड़ नहीं होने वाला। इसलिए तुम देखोगे कि चाहे तुम ए बी कॉस थीटा लिखो, चाहे तुम बी ए कॉस थीटा लिखो, दोनों वैल्यू आपस में बराबर हैं। यहां पर ए का मतलब क्या है? ए का मतलब है ए का मैग्नीट्यूड, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, और बी का मतलब है वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड। ये वाला भी पॉइंट एक है, तो तीसरा पॉइंट भी आप नोट कर लीजिए बाबू। हो गया?
हेडिंग लगाइएगा बाबू। एकांक सदिशों का अदिश गुणनफल, गुणन फल नहीं बोला भाई, सिर्फ गुणन बोला है। यही हो गया बाबू। देखो यहां एक्स एक्सिस में इसको एकांक मान रहे हैं, ठीक है, इसका नाम आई है। अगला वाला एकांक क्या होगा, फिर से आई होगा। अगला एकांक क्या होगा, फिर से आई। इसका मतलब ये पूरा का पूरा 3 मीटर का हो गया। अगर 1 मीटर को एकांक मान लें तो ये 1 मीटर है, तो 1 मीटर ये ना होता जाएगा। एकांक का यही मतलब होता है। तो एक्स की दिशा में आई होता है बाबू, वाई की दिशा में जे होता है, और जेड की दिशा में के होता है। अभी हम टॉपिक लगाए हैं एकांक सदिशों का अदिश गुणनफल। अब हमको ये मालूम है, हम यह जानते हैं कि यूनिट वेक्टर्स एक दूसरे पर क्या होते हैं भाई, लंबवत होते हैं। मालूम है ना, सब एक दूसरे पे लंबवत होते हैं। और हमको यहां तक ध्यान है, हम इसको ऐसे भी बताए होंगे कि ये 90 डिग्री पे गिरा हुआ है, ये भी एक दूसरे पर 90 डिग्री पे गिरे हुए हैं, और उसी तरह से ये भी एक दूसरे पे किस पे गिरे हुए हैं, 90 डिग्री पे। सब एक दूसरे पे 90 पे गिरे हुए हैं, यानी आई जे पे 90 के साथ है, जे के पर, के आई पर। अगर हमको ये निकालना हो कि आई डॉट जे यूनिट वेक्टर का अदिश गुणन बताओ, है तो ये भी सदिश ना, इसका अदिश गुणन बताओ, तो तुम बोलोगे यस सर, आई का मैग्नीट्यूड, उसके बाद जे का मैग्नीट्यूड, और कॉस कितना डिग्री, 90 डिग्री, क्योंकि आई और जे के बीच का कोण होगा, तो आई और जे के बीच का एंगल कितना है, 90 है। और उसके बाद देख बाबू, आई डॉट जे, आई का मैग्नीट्यूड वैल्यू कितना होगा, यूनिट वेक्टर का परिमाण कितना होता है, 1 होता है ना। जे का कितना होगा, और cos 90 का वैल्यू क्या होता है, 0, यानी कैप आई डॉट जे का वैल्यू क्या आ गया। तो इसका मतलब बाबू, जे का के के साथ क्या आएगा, 0 बाबू, और के का आई के साथ क्या आएगा, तीनों का ही वैल्यू 0 होगा। क्या, डॉट प्रोडक्ट, यानी दो यूनिट वेक्टर का, दो अलग अलग यूनिट वेक्टर का जब हम अदिश गुणनफल निकालेंगे तो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 होगा। क्यों होगा, क्योंकि वो एक दूसरे पर कितना डिग्री पे गिरे हुए हैं, 90 पे गिरे हुए हैं। और 90 डिग्री के लिए जब हम ए बी कॉस थीटा का फॉर्मूला लगाएंगे तो थीटा कितना डिग्री हो जाएगा, 90, सही है। और cos 90 का वैल्यू क्या होता है, 0। तो ये वैल्यू हो गया खत्म। आई से जे को अदिश गुणन करो, आई डॉट जे करो, जे डॉट के करो, या के डॉट जे करो, आई डॉट जे करो, जे डॉट आई करो, सभी का वैल्यू क्या दिखने वाला है हमको, 0। अब यही चीज उसी सदिश का उसी से लगाओ, यानी आई डॉट आई। अब इसका मतलब बताओ कोई, आई डॉट आई का मतलब एक आई ये वाला हो गया, और एक और आई यानी उसी दिशा में समांतर सदिश बोल सकते हैं बाबू। जे डॉट जे यानी इसी दिशा में जे गया तो दूसरा वाला भी उसी दिशा में जाएगा। के डॉट के बोलेंगे मतलब के इस दिशा में निकल रहा है, मतलब बाहर की ओर निकल रहा है, तो अगला वाला के भी बाहर की ओर ही निकलेगा। तो उनके बीच का अगर हमसे कह दे आई डॉट आई का, तो पहले तो आई लगेगा, अगला वाला भी आई होगा, और साथ में कॉस कितना डिग्री, नमूना सब, आई इस दिशा में, अगला वाला आई भी इसी दिशा में होगा, तो थीटा कितना हुआ, मतलब एक आई इधर जाएगा, एक आई 90 पे जाएगा। आई तो एक्स के एक्सिस के अकॉर्डिंग होता है ना, तो अगर एक आई इधर दौड़ा तो अगला भी तो उधर ही दौड़ेगा ना। तो आई डॉट आई का देखो रिजल्ट क्या है, 1 1, और cos 0 का वैल्यू 1, तो आई डॉट आई का वैल्यू क्या निकला, 1। इसी तरह से जे डॉट जे का वैल्यू भी 1 होगा, और उसी तरीके से के डॉट के का भी। दो अलग अलग, देखो यहां पे दो अलग अलग यूनिट वेक्टर का अदिश गुणन का वैल्यू क्या होता है, 0, और एक समान यूनिट वेक्टर का अदिश गुणन क्या होता है, 1।
मिल गया ये बात? मिल गया? ये फिजूल में नहीं किया गया है, अभी आपका बहुत ही इजीली एक टॉपिक क्लियर किया जाएगा, इसलिए आपको ये बताया जा रहा है। समझ में आ रहा है ये बात? ये ध्यान रहेगा टॉपिक। चलिए बाबू, इसको डब्बा में बनाओ, हेडिंग लगाओ, रिजल्ट लिखो, बहुत ज़रूरी है।